नमस्कार, आप सभी का प्लैनेट आयुर्वेदा में स्वागत है। मैं 2021 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी का अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौहान जी हैं, जो विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और अपनी आयुर्वेदिक शिक्षा से और अपने एक्सपीरियंसेस से वर्ल्ड वाइड बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर विक्रम चौहान जी से आयुर्वेद की उसी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत तो सर, हम आयुर्वेद के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार जो एक मनुष्य का जो लाइफ होना चाहिए, जो जीवन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम किसी भी डिसीज़ से हम बचे रहें। सबसे पहले मैं भी अपने दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और ये विश करूंगा। आयुर्वेद में सभी के मंगल की कामना की गई है और जैसे कि कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कदाचित् दुख भाग भवेत्। इसका मतलब है कि सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें, किसी को दुख का सामना ना करना पड़े और सभी को मंगलमय हो सभी के लिए जी। तो ये मेरी कामना है 2021 आप सबके लिए मंगलमय रहे। जैसे आपने पूछा कि क्या क्वेश्चन किया था कि सर आप हाँ जी, हम जानना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद के जो मुख्य सिद्धांत हैं कि मनुष्य जो है एक वो निरोगी कैसे रहे। हाँ। तो वो सिद्धांत से हम शुरुआत करते हैं कि आयुर्वेद के क्या सिद्धांत हैं। हाँ जी। हाँ, तो आयुर्वेद जो है बहुत ही हमारी भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसने पूरे विश्व को आजकल अपने आगोश में, जिसको बोलते हैं ना, ले लिया है। अब सब लोग इसको फॉलो करने लग गए हैं, धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है। तो बहुत पुराने समय से ये प्रचलित है। ये अनादि है, अनंत है। ना तो इसकी अनादि का मतलब ना इसके कोई शुरुआत है, ना इसका कोई अंत है। जैसे ये यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई ना, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स का कोई पता नहीं, तो यूनिवर्स के साथ साथ चलने वाला ये सनातन है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इट इज़ नॉट ओनली ए मेडिसिन। सिर्फ ये मेडिसिन नहीं है, सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। ये एक वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली है कि किस तरह से हमने जीवन को जीना है। जैसे ईश्वर ने, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी और जैसे उन्होंने अपना ये जो इस मशीन को बनाया, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे सैमसंग है, निकॉन है, कैनन है या मित्सुबिशी है, जितनी भी कंपनियां हैं अपना प्रोडक्ट बनाती है ना। जैसे कोई मोबाइल बनाया किसी ने, तो उसके साथ अपना मैनुअल देती है। तो ऐसे भगवान ब्रह्मा ने आयुर्वेद को एक मैनुअल की तरह से दिया है। उसमें बताया गया है कि इस मशीन का कैसे आपने देखभाल करनी है, कैसे निरोगी रहना है। तो त्रिसूत्र औषध ज्ञानम जो दिया गया है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम, त्रिसूत्र रूप में उन्होंने दिया था। तो हेतु देखो, लिंग देखो, सिम्टम देखो और उसका औषध बता दिया। तो सर, जैसा आपने, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, आपने बताया कि यूनिवर्स जब से शुरू हुआ है, ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो यूनिवर्स और आयुर्वेद का क्या रिलेशन है। जैसे आपने पहले भी अपनी वीडियो में थोड़ा बताया कि पंच तत्व हैं और बाकी चीज़ें हैं, तो उनको आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब अगर कर सकें हमारे लिए। बिल्कुल। जो यूनिवर्स में आप देखते हैं वो यूनिवर्स 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जो भी ये हमारी दुनिया है, जो संसार है, जो विश्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हैं। तो इन 5 तत्वों में अगर एक आत्मा, छठा तत्व डाल दिया जाए जो कि लाइफ है, इसको लाइफ फोर्स बोलते हैं, तो वो बन जाता है जीवन। 5 तत्व तो उसमें जीवन नहीं है, 5 तत्व का शरीर है ना। 5 तत्व का हमारा फिजिकल बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है फिजिकल बॉडी है, तो उसमें 5 तत्व है। तो उसमें जब शरीर डालते हैं तो छठा तत्व हो जाता है, तो उसको लाइफ बोलते हैं। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जो है, ये इससे हमारा ये शरीर बना हुआ। और इसी से, जैसे ये टेबल भी उसी का बना है, ये फ़ोन भी उसी से बना है, ये सब चीज़ें मतलब कि जो आप देख रहे हैं, जैसे सूरज देखते हैं तो अग्नि तत्व उसमें प्रधान है। आप समुद्र देखते हैं उसमें जल तत्व प्रधान है। इसी तरह से कुछ भी आप देखते हैं उसमें ये 5 तत्व भी हैं। आकाश देखिए, आकाश में आकाश तत्व प्रधान है। तो 5 तत्वों से शरीर हुआ, आत्मा हुआ, और इनके ऊपर जो एक 5 तत्वों को और आत्मा के बीच का जो स्थान है, उसमें मन और बुद्धि
तो 5 तत्वों को, शरीर को, जो इंद्रियों को चलाने के लिए मन और बुद्धि है। मन थोड़ा चंचल है, मन जो है वो इंद्रियों के बस में आ जाता है जल्दी से, और इंद्रियों के बस में मन ना आए तो उसके लिए ईश्वर ने बुद्धि दी है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और इन 5 तत्वों को आप जो पंचभौतिक शरीर है उसको कंट्रोल में रखें, तो तभी ये बैलेंस मेंटेन हो पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि मानसिक रोग भी हो जाते हैं, जी सर, है ना, मन परेशान हो जाता है। 5 तत्वों से तो जो अगर हम शरीर फिजिकल लेवल पे बीमारियां होती हैं, हाँ जी, ठीक है ना, जी, पृथ्वी जल तत्व, जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश है ना, इनको बैलेंस करने के लिए हमें फिजिकल लेवल पे सोचना पड़ेगा, हाँ जी, ठीक है ना। अगर जो मन है उसको बैलेंस करने के लिए हमें स्पिरिचुअल लेवल पे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब 5 तत्वों को फिजिकल लेवल पे बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो पृथ्वी तत्व है वो अगर बैलेंस करना चाहते हैं या उसकी कमी हो गई है पृथ्वी तत्व की, तो पृथ्वी के साथ इन टच रहें, जल तत्व के साथ इन टच रहें, अग्नि तत्व के साथ इन टच रहें। कैसे रह सकते हैं? जैसे ज़मीन है, ज़मीन के इन टच रहें, सुबह घास पे चलें, नंगे पाँव चलें, लेटें, जैसे जानवर भी तो बैठते हैं घास में, खुश रहते हैं, एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ज़मीन के साथ जुड़े हुए रहें, ज़मीन से टच करेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। प्राणायाम करें, प्राणायाम जो है वायु तत्व की पूर्ति करता है। वायु हमारे यूनिवर्स के साथ हमारी एनर्जी को एक्सचेंज करने का जो तरीका है वो प्राणायाम है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो यूनिवर्स की जो भी एनर्जी है हमारे अंदर जाती है, तो वाइटल फोर्स, जिसको ऑक्सीजन भी बोलते हैं या प्राणवायु बोलते हैं, तो प्राणवायु से हम वायु तत्व की पुष्टि करते हैं, तो उसको बैलेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। इसी तरह से जल तत्व है, जल तत्व जो है वो लव का साइन बताया गया है आयुर्वेद में। संयोजन, जोड़ना, जो किसी चीज को जोड़, जैसे मिट्टी के 2 अणु हैं उनको जोड़ने के लिए जल जरूरत होती है ना, तो इसी से फिर, तो इसी तरह से अपने शरीर के अंगों को जोड़ने के लिए जल तत्व की सहनन का जो वर्ड आया ना आयुर्वेद में, तो जोड़ने के लिए जल तत्व चाहिए। जैसे आटा गूंथते तो जुड़ जाता है, तो इसी तरह से जल, स्वच्छ जल जो है उसको आप पिए रेगुलर तौर में, अच्छी मात्रा में। कई लोगों को डिहाइड्रेशन हुई रहती है, उनकी स्किन खराब होती है, उनमें किडनी स्टोन हो जाते हैं, किडनी फेलियर होता है। ये सब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जल जो है बहुत ज़रूरी है, बॉडी के सारे सफाई के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा आकाश तत्व जो है, आकाश से आप आकाश में देखें, स्काई गेजिंग करें, है ना। जो बिंज वाचिंग करते हैं टीवी की, वो बिंज वाचिंग टीवी मत देखें, स्टार्स देखें, स्टार देखें, है ना, आसमान देखें, स्काई देखें, बहुत आपको आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। जैसे आप कभी बीच पे जाके क्यों खुश होते हैं सब लोग, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे क्यों 5 तत्व अबंडेंस में होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। आसमान में सूरज चमक रहा होता है, समुद्र में लहरें आ रही होती हैं। सूरज जो है अग्नि तत्व का प्रतीक है ना। तो जमीन पे रेत में आप चल रहे होते हैं, नंगे पाँव चल रहे होते हैं। और रात के टाइम भी जब बीच पे अगर एंजॉय करते हैं तो वो बोनफायर, आग जला के वो लोग करते हैं। तो बेसिकली 5 तत्व आपको बहुत प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में बीच पे मिलती है, इसलिए लोग बीच पे जाके खुश होते हैं। तो फिजिकल लेवल पे उसको ठीक करने के लिए 5 तत्वों का आप, और जो हमारा आहार है उसमें भी 5 तत्व है। आपकी बॉडी में अगर अग्नि तत्व की कमी हो तो आप जो जड़ी बूटियां या फूड है, जैसे अदरक हो गया, उसमें अग्नि तत्व ज़्यादा है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, स्पाइसेस हैं, दालचीनी, इलायची है, इसमें थोड़े अग्नि तत्व ज़्यादा है। तो इसलिए कोई कहते हैं ना कि आयुर्वेद काम नहीं करता, आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। उनको मैं बोलता हूँ कि थोड़ी सी लाल मिर्च खाओ, हरी मिर्च खाओ, चाहे अदरक ही खा लो, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है, असर दिखेगा। तो अग्नि तत्व की वृद्धि होती है। तो अगर अग्नि तत्व कम है तो अग्नि को बढ़ाने वाले जड़ी बूटियाँ खाओ, अग्नि को बढ़ाने वाला आहार खाओ, है ना, तो उससे बॉडी में हीट पैदा होगी। तो इसी तरह से अगर किसी को ज़्यादा हीट है तो उसको हीट कम करने के लिए ऑपोजिट चीज़ें खानी पड़ती है। एक बड़ा सिंपल सा सूत्र दिया है आयुर्वेद में, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च।
इसका मतलब है कि सभी भावों की जो वृद्धि का कारण है वो सिमिलर चीज़ें हैं। अगर आपकी बॉडी में गर्मी पड़ी हुई है, शरीर में पहले से ही गर्मी है, तो और गर्म चीज़ें खाएंगे तो और गर्मी बढ़ जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट देना है। विशेष ह्रास हेतु विशेषश्च, मतलब ऑपोजिट दो। सर जिसको देखते हुए आयुर्वेद में जो हम मेडिसिन देते हैं या आप भी जो मेडिसिन लिखते हैं पेशेंट्स को, लाइक जो प्रकृति जिसको हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी की जो इनसाइड प्रकृति है, तो किसी में जैसे पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, किसी में आकाश तत्व ज़्यादा है, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है, किसी में वायु तत्व। तो इस तरह से प्रकृतियाँ बनती हैं जी। हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है। अगर किसी में पित्त प्रकृति है किसी की, तो इसका मतलब उसमें अग्नि तत्व ज़्यादा है, वायु या अग्नि तत्व। तो पित्त प्रकृति वाले पुरुष को, उसको हम शीतल औषधियाँ देंगे, शीतल आहार देंगे, उसको शीतल विहार, आहार विहार और औषधि और विचार, उसके विचार भी थोड़े शांत करेंगे। जो आप पित्त प्रकृति वाला जो मनुष्य है जिसके अंदर फायर तत्व, अग्नि तत्व ज़्यादा है, तो उसको आप देखना, उसका मुंह भी लाल रहेगा, उसके पिंपल भी होंगे और उसकी स्किन में बर्निंग फील होगी, उसको वैसे यूरिन में भी जलन रहेगी, उसको स्टूल में भी ब्लड आ सकता है या आंखें भी उसकी लाल रहेंगी, तो उसको गुस्सा भी आता होगा। इस तरह के जो लक्षण होते हैं, उसको हाथ लगाएंगे और उसका शरीर गर्म होगा, तो ये पित्त प्रकृति के लक्षण है। मतलब उस मनुष्य की जो पोटेंसी होती है, हम कह सकते हैं, वो भी गर्म ही हो जाती है। तो गर्म मिजाज, जिसको मिजाज बोलते हैं, तो गर्म मिजाज वाले को अगर गर्म चीज़ें खिलाएंगे तो वो उसको सूट नहीं करेंगे, उसको और प्रॉब्लम करेगी। तो इस तरह से हम जैसे 5 तत्व है ना, उसमें से अग्नि तत्व बड़ा हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट चीज़ें देंगे, तो बॉडी में अपने आप डिजीज पैदा ही नहीं होगी, बैलेंस हो जाएगा, है ना। जो हमारे कोई भी रोग है वो इम्बैलेंस की वजह से होता है। इन 5 तत्वों का जब इम्बैलेंस हो जाता है, या तो बढ़ोतरी हो जाती है या कमी हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम आहार विहार विचार ये उसके चेंज करते हैं उस पर, ताकि वो उसके बैलेंस हो जाए और हमें औषधि की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम पहले से ही समझ लें कि मेरी बॉडी में गर्मी पैदा हो रही है या मेरी बॉडी में हीट कम हो रही है या वायु बढ़ रही है। वायु बढ़ने के लक्षण है कि स्किन ड्राई होगी, ज़्यादा सोच विचार होगा, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, ज़्यादा नींद नहीं आएगी, ये सब वायु के लक्षण है। पेट में भी दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है। हाँ जी सर, आपने जैसे पित्त प्रकृति का हमें थोड़ा सा अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, ऐसे ही थोड़ा सा आप वात और कफ वालों का भी, कि वात वालों के क्या फीचर्स हो सकते हैं, एक छोटा सा बेसिक। हाँ, वायु वाले जो लोग हैं थोड़ा सा अच्छे कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पर ज़्यादा सोचते हैं, कॉन्फिडेंस होता है, बहुत उत्साहित होते हैं, लाइफ में बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, उत्साह श्वास, मतलब कि ये जो वायु के जो कर्म हैं, मूवमेंट, वायु के लघु रूप सूक्ष्म चल विशुद्ध, ये वायु के बताए गए ना। जो लघु मतलब लाइट, हल्के फुल्के होते हैं, उनमें ज़्यादा वजन ज़्यादा नहीं होता, बहुत उनके जो अंग हैं, फीचर्स हैं, वो दिखाई देते हैं। प्रोट्रूडिंग, उनकी बोन्स जो हैं दूर से नज़र आ जाती है, क्लाविकल बोन्स नज़र आती है, उनके फीचर बड़े शार्प होते हैं, तो दूर से थोड़ा से क्या कहते हैं उसको, उनको ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, उत्साहित भी ज़्यादा, मेमोरी उनकी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा शार्प भी होती है, ग्रास्पिंग पावर बहुत होती है और एकदम से भूल भी जाते हैं, और बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, बातचीत करने में। किसी भी आप सभा में जाएं, महफिल में जाएं, तो एकदम से सभी जगह वो प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब एक सेंटर ऑफ पॉइंट उनका बनने का, उनके ड्राइनेस होती है, बॉडी में भी ड्राइनेस, ब्रिटल उनकी जो आवाज़ आती है, उनके जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो ड्राई बोन्स होती है। अच्छा, ड्राइनेस उनका, और वैसे बहुत चंचल भी होते हैं, थोड़ा उनको डर जल्दी जाते हैं, घबराहट उनको जल्दी होती है, नींद उनको कम आती है, रेस्टलेस हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। तो ये वायु प्रकृति के जो लोग हैं, उनका इलाज क्या है, तेल और घी, तेल से उनकी मालिश हो, और घी उनको इंटरनली दिया जाए। और कफज वाले जो हैं थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, स्टडी होते हैं, उनमें स्टेमिना भी ज़्यादा होता है, और उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, माथा चौड़ा होता है ना। तो इस तरह से वो थोड़े भारी भी होते हैं, उनकी थोड़े जो डिसीज़न लेने के लिए थोड़ा समय लगाते हैं। कफज प्रकृति आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छी बताई गई है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और ज़्यादा नींद भी बहुत अच्छी आती है उनको। तो ये बात पित्त कफ के इस तरह के।
हम एनालिसिस कर लेते, कई बार कम्बिनेशन होते हैं ना, वात पित्त वात हाँ जी, कफ, हाँ है ना, जी, हाँ जी। पित्त कफ, इस हाँ तरह जी। के मिक्सचर भी होते हाँ हैं। जी। 7 प्रकृतियां बताई गई हैं हाँ आयुर्वेद जी, में। वही चीज़ सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाली थी कि जैसे आयुर्वेदिक वैद्य जो भी होते हैं, आप भी हैं, तो आप जैसे पेशेंट को देख के आप पता लगा लेते हैं कि उसकी हाँ, प्रकृति क्या है। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, हम पेशेंट जैसे एंटर करता है उसकी प्रकृति हमें पहले से ही समझ पता लग आती जाती है। तो डिजीज़ वो बोलता ही है, जैसे कि सर मुझे ये बीमारी है, तो हमें पता लगता है, तो विकृति तो पता लग जाती है। हाँ जी, प्रकृति भी पहले हम हाँ एनालिसिस जी, कर लेते हाँ हैं। जी। बाकी कई बार प्रकृति हम पल्स से भी देखते पल्स हैं, चेक करते हैं। विकृति भी पल्स से चेक कर लेते हैं। विकृति मतलब इम्बैलेंस ऑफ द दोषास, दोषास। जो हमारे पंच तत्व है, हाँ जी। उनमें से कौन सा तत्व जो है कितना इम्बैलेंस है, ओके। तो वो हम एनालिसिस करते हैं। परंतु आजकल क्योंकि पहले से ही डायग्नोज होता है पेशेंट, हाँ जी, हाँ जी, तो इम्बैलेंस हमें पल्स देखने की जरूरत नहीं रहती। हाँ जी, देख सकते हैं हम अगर कोई पेशेंट आए, हाँ जी। परंतु अगर वो डायग्नोज है तो उससे वैसे भी पता लग जाता है कि इसकी ये पित्त की वजह क्या से ये प्रॉब्लम डिजीज़ है, या कफ हाँ की जी। वजह से है, या वायु हाँ की जी। वजह से। तो आजकल के मॉडर्न पैरामीटर से हमें पता इजी लग हो गया है, और पल्स भी हम देख लेते हैं। जी। तो सर आजकल जैसे मॉडर्न टाइम में डिसीजेज इतना ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे आपने बताया कि पंच तत्व से जुड़े रहना, बिल्कुल। तो पहले लोग होता था कि ज़मीन पर सोते थे तो पृथ्वी से भी जुड़े रहते थे, और खुले आसमान के नीचे सोते थे, तो वो अच्छे से मतलब जुड़े रहते थे प्रकृति से। तो अभी जो रोग इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनके अलावा और क्या रीज़न है? एक तो हम पंच तत्व से दूर हो गए हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमें अभी बेड पे सोना होता है, और पानी से ज़्यादा हम लोग बाकी चीज़ें हम लोग सोते ही drink नहीं हैं, करना बेड पसंद पे कहाँ सोते हैं। एग्जैक्टली हम TV बिंज देखते वॉचिंग रहते हैं। बताया, हाँ जी, बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग कर रहे हाँ, हैं, पार्टियां करते हैं, इनके साथ डिस्को में साथ जाते हैं। हाँ जी, इनके साथ साथ क्या रोगों के जो भी कारण हैं वो क्या होते हैं आजकल? देखिए, आयुर्वेद में बताया गया असात्मेंद्रियार्थ संयोग एक वर्ड है, इंद्रियों का असतम्य योग, जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ, मिसयूज, एक्सेसिव यूज और डिसयूज ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन्स, ओके, एक तो ये कारण है। एक है प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि को, अपराध बोलते हैं क्राइम को। Crime। अपनी बुद्धि से जानबूझ के समझ के क्राइम करना, अच्छा, वो भी, ये भी तो क्राइम हाँ ही है जी, ना। रात को आप बिल्कुल। 12 बजे जाग रहे हो, बिल्कुल। तो वो दैट इज नॉट नेचुरल, हाँ जी, है ना। हाँ जी। हमारा शरीर और आंखें तो कहती है, ब्रेन तो कहता है कि सो जाओ 9 हाँ बजे जी, 8 हाँ बजे जी, सो जाओ, हाँ जी। तो जैसे एनिमल सो जाते हैं। हाँ जी, आप किसी जंगल में जाओ, सब जानवर सो जाते हैं जैसे दिन छिपता है, हाँ जी, परंतु इंसान भी जानवर की तरह ही है। उसकी आंखों में भी भगवान ने वैसे सेंसर लगाए हैं जो बॉडी में से ऐसे केमिकल निकालते हैं जो बॉडी को रिलैक्स करते हैं रिलैक्स, जैसे ही सनलाइट जाती है। हाँ जी, परंतु हम लोग सनलाइट की बजाय टीवी की लाइट और कोई लाइट, बिल्कुल। उसमें बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। तो असात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और काल, काल मीन्स टाइम। कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जो टाइम से आने हैं, जैसे कि बुढ़ापा भी Age के टाइम साथ। से आने हाँ हैं। जी, हाँ तो वो डिजीजेज को प्रिवेंट, डिले किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, बुढ़ापे को और मृत्यु को, बिल्कुल, दैट इज विद टाइम। हाँ जी, और कुछ ऐसी डिजीज़ें टाइम से होती हैं, जैसे बचपन में कुछ और तरह की बीमारियां होती हैं, जवानी में कुछ और तरह की, यंग एज में, और बुढ़ापे में कुछ और तरह की। तो वो भी टाइम के अकॉर्डिंगली, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको का टाइम हमें पता हो डॉक्टर को कि ये प्रेग्नेंट है, या इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, या लास्ट ट्राइमेस्टर है, या बेबी हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें टाइम के अकॉर्डिंगली भी पता लगता है कि कौन सी डिजीज़ है। तो कारण के ऊपर हाँ जी, डिस्कस कर रहे थे कारण ना। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, ये मैं बताना चाहूँगा, इंद्रियों का असतम्य योग, मतलब जैसे मान लो कोई हम साइट सीइंग के लिए चले जाते हैं, सारा कभी घूमते घूमने, हम इतनी मेहनत करके काम करके अपना हार्ड अर्न मनी है, फिर हम जी। उसके बाद एक्सेसिव यूज, मिस यूज ऑफ आइज करते हैं, जी, है ना। मूवीज देखना, लेट नाइट मूवीज देखना, आंखों के ऊपर, आंखें के ऊपर चश्मे लगे हुए स्ट्रेस हो आजकल, है ना? जाती है, हाँ स्ट्रेस जी, है ना। हाँ जी। तो जानवरों को तो नहीं लगे हुए, जी, हमें लगे हुए। तो ये बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ मिस यूज, हमारे सेंसेस का हम सेंसरी ऑर्गन्स का, हाँ जी, है ना। इसी तरह आइज की जितनी भी इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री, ये आइज की वजह से चल रही है, हाँ जी, है ना? बिल्कुल, आइज, आंखों को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो भी आंखों को तृप्त करने के लिए, हाँ हम कोई ताजमहल देखने जा रहा है, कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहा जी। है ना, लाखों रुपए खर्च करके। बिल्कुल। तो इस तरह से कोई नाक को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने बड़े बड़े महंगे महंगे परफ्यूम खर्च हाँ के, जी, है ना। बिल्कुल। $200-400 के लोग लेते हैं एयरपोर्ट जी, पे, जी। संतुष्ट करने के लिए। कभी कोई हेडफोन लगा रहे हैं और डिस्को जा रहे हैं, कभी इतनी लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं। तो कोई अपने
जीभ के लिए तो दुनिया भर की इंडस्ट्री है ना, फूड के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, महंगा महंगा खाना खाते हैं, ठीक है ना। तो स्वाद के लिए खाने खा खा के वो बीमार हो जाते हैं। अपनी भूख से खाना नहीं खाते, स्वाद के लिए खाना खाते हैं। इसी तरह से स्किन है, पांचवी जो इंद्रिय है, पांचवी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए जितना ये गलत मलत काम हो रहे हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन वाला काम है, ये सब स्किन के प्लेजर के लिए ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये सब चीज़ें, या परफ्यूम की इंडस्ट्री है स्किन के ऊपर, मेकअप वगैरह कॉस्मेटिक्स का, तो ये नेचुरली भगवान ने ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं बनाई। तो ये प्रज्ञा असात्म इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का एक्सेसिव या मिसयूज किया जा रहा है। प्रज्ञा अपराध ये है कि अपने जानबूझ के क्राइम करना, ये सब जानते बिंज वॉचिंग होती है वो हम जानबूझ के ही करते हैं ना, जानबूझ के हम कोका कोला इस तरह की चीजें पीते हैं, शराब पीते हैं, और इस तरह के रात को भी कॉफी पी लेते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम नेचर के हिसाब से जिए तो हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। अब सिर्फ एक एनिमल्स को देखो, जंगल में बड़े ही खुश रहते हैं, सुबह टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, कोई टीवी नहीं देखते, कोई बिंज ईटिंग नहीं करते, व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, ग्रीन घास खाते हैं, हरे पत्ते। इंजरी भी होती है तो खुद ही उनका ठीक भी हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, उपवास करते हैं, नेचर के लॉज को फॉलो करते हैं। तो हम भी वही हैं, हम थोड़ा भूल चुके हैं, तो इसको फॉलो करना चाहिए। जी, तो सर इसी को फॉलो करने के लिए, निरोग रहने के लिए कुछ टिप्स अगर आप बताएं हमें कि हम क्या कर सकते हैं जो हम निरोग रहें। सबसे पहले तो अपनी प्रकृति को समझे कि मेरे में अग्नि तत्व ज़्यादा है कि वायु तत्व ज़्यादा है कि कफ तत्व ज़्यादा है। प्रकृति एनालिसिस के आजकल सॉफ्टवेयर है, हमारी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, तो आप हमारी planetayurveda.com पे जाएं, उस पे जाके नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, नो योर बॉडी टाइप, नो योर प्रकृति, डू योर प्रकृति एनालिसिस, इस तरह से आप सर्च करें तो प्रकृति एनालिसिस करें। तो प्रकृति एनालिसिस के बाद हम वो सॉफ्टवेयर आपसे कुछ सवाल पूछेगा तो आपको पता लगेगा। मैंने खुद भी ट्राई किया सर वो। हाँ। काफ़ी इजी क्वेश्चंस और काफ़ी अगर हम सही बताएं तो वो बताता है कि हमारी प्रकृति किसी डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा, वैद्य के पास, और वैद्य के जाए बिना आजकल आपको घर बैठे उससे पता लगेगा कि क्या खाना है, क्या कितने बजे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा उसमें आपको अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रकृति वो पता लगेगा। तो प्रकृति को जाने सबसे पहले, और जो आयुर्वेद के 3 स्तंभ बताए गए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, उनको फॉलो करें। आहार मतलब डाइट का मैंने बता दिया कि जो 5 तत्व है वो डाइट में भी वही 5 तत्व है। आपकी शरीर, अगर आपकी बॉडी गर्म है, तसीर किया, तो आप गर्म चीज़ें खाएंगे तो आपकी पित्त की प्रधान डिजीज़ हो जाएंगी। अगर आपकी प्रकृति पैत्तिक है और आपका पित्त का जो मेन जगह है आमाशय और पित्ताशय, जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं, लिवर बोलते हैं, तो लिवर आपका पहले से ही एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव, उसमें आप शराब डालते थे, पहले से गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, स्पाइसेस खाएं तो शराब पी के अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो जाएगी, स्पाइसेस खा के स्किन डिजीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से पित्त एसिडिटी हो जाएगी। कई लोग ऐसे ना सब कुछ खा जाते हैं, उनको एसिडिटी नहीं होती, कई लोग तो थोड़ा सा खाते हैं तो एसिडिटी रहती है। तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी प्रकृति के हिसाब से ही अपने खान पान से अपने आप को बैलेंस करें, तो आपको कोई भी डिजीज़ नज़दीक भी नहीं आएगी। दूसरा, प्रकृति को जाने अपनी, और जो मैंने बताया था, क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मचर्य, आहार, निद्रा, आहार पे बात चल रही थी ना, सबसे पहले प्रकृति, तो आहार की बात हो रही थी। आहार में अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति एंड अकॉर्डिंग टू जो आहार की प्रकृति है उसके अकॉर्डिंगली आप खाना। आहार की क्या पोटेंसी है और हमारी बॉडी का टाइप। गर्म चीज़ें, आप गर्म तसीर है तो गर्म चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें खाएं, बैलेंस करें। और अगर ठंडी तसीर है तो गर्म चीज़ें खा सकते हो आप। तो आहार हो गया। निद्रा बहुत वास्ट टॉपिक है। निद्रा इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, जिसको हमने आज स्लीप डिप्राइव्ड, और स्लीप के ऊपर तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, है ना। स्लीप डिप्राइव्ड लोग घूम रहे हैं, रातों को कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, रात को
नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं ना, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा Lifestyle स्लीप को है। ज़्यादा डिस्टर्ब तो करता है। बहुत लोगों को नींद नहीं आ रही, लाइटें जगा के बैठे रहते हैं, डिस्कोज में जाते हैं और बड़ा कुछ हो रहा है कि रात को मतलब सोने के अलावा बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो उससे जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में से, जो ब्रेन में से, जो सबकॉन्शियस माइंड में से जो निकलते हैं ना, पीनियल ग्लैंड में से निकलते हैं हार्मोन्स, बच्चों के ग्रोथ हार्मोन, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है अगर आप, वो बच्चे रात को नहीं सोते, अगर लेट सोते हैं तो उनकी हाइट कम होगी, अगर वो अच्छा, टाइम से सोते हैं देखना उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ पे भी ग्रोथ पड़ता है पे स्लीप। हर बीमारी, कैंसर का मेन कारण है स्लीप डेप्रिवेशन, एसिडिटी का मेन कारण है, कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण है ना। तो जैसे कि सर मतलब हम लोग सोचते हैं कि चलो आज देख लेते हैं या आज जग लेते हैं रात को, कल नहीं जगेंगे, तो वो एक तरह से हमारी आदत बनने लगती है धीरे धीरे, बिल्कुल। और हमारे लिए वो रोगों का कारण भी बनना शुरू हो तो जाता है। आप सुबह उठ के जो करना है सुबह भी तो कर सकते हो। अगर आप रात को 8 बजे सो जाते हो या 9 बजे लगा लो, चलो आजकल के कलयुग का टाइम है 9:30 लगा लो, ठीक है ना, तो 9:30 10 बजे भी आप सो जाते हो तो तब भी आपकी नींद सुबह जल्दी खुली जाएगी। सुबह आप 4:30 5 बजे तक बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। तो फिर आप जो मर्जी अपना एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, 5 तत्वों के साथ बातें करो, ईश्वर के साथ बातें करो, अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करोगे अपनी बुद्धि से, मन से नहीं। मन तो आपका चंचल है, वो कहेगा। मन जो है, मन के अंदर ऐसा अहंकार जो फॉल्स ईगो जनरेट कर देती है ना हमारी इंद्रियां। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उसको शुगर होगी खा खा के, डॉक्टर को भी, डॉक्टर कितना इंटेलिजेंट है, मतलब कि भगवान ने उसको एक ओहदा दे दिया कि तूने लोगों की सेवा करनी है, कि मैंने तेरी ड्यूटी लगाई है कि मेरी जगह पे तू काम कर, ठीक है। तभी तो कई डॉक्टर को बोलते हैं ना भगवान मानते हैं लोग। तो डॉक्टर की ड्यूटी है पेशेंट्स की हेल्प करे, परंतु अगर डॉक्टर खुद ही प्रज्ञा प्राप्त करेगा, वो मान लो खा खा के उसको डायबिटीज़ हो गई, एक्सरसाइज नहीं की तो डायबिटीज़ हो गई, उसके बाद अगर सामने रसगुल्ला आ गया, अब वो उसकी जिबा जो है, जीभ कह रही है, उसकी इंद्री कह रही है कि खा ले खा ले खा ले, है ना, उसका मन कह रहा है कि खा ले, कोई बात है। वो मन बुद्धि को कैसे घुमाएगा? मन कहेगा कि तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, तुम तो सुपर इंटेलिजेंट डॉक्टर हो, तुम तो इसको कंट्रोल कर ही लोगे, तो तुम एक रसगुल्ला खा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर फटाफट एक रसगुल्ला खा लेगा, उसको बोलते हैं प्रज्ञा प्राप्त, जानते बूझते भी। मतलब हमें अपने मन पे ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम काफ़ी रोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो बेसिकली हम मन पे कंट्रोल नहीं करते, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करते, तो उससे फिर सारी बीमारियां पैदा होती है। ओके, तो सर जैसा आपने अभी सारी चीज़ें हमें बताई, निरोग रहने के भी आपने हमें बताई, चीज़ें बताई कि जो भी हमारा स्तंभ हैं, जो आयुर्वेद के मेन स्तंभ हैं, और आयुर्वेद में इसलिए मेरे हिसाब से स्तंभ रह गया ब्रह्मचर्य बात। हाँ जी सर, ब्रह्मचर्य। आहार और निद्रा पे हमने डिस्कशन कर लिया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ब्रह्मचर्य का तो सर काफ़ी माइथ भी है लोगों में। ब्रह्मचर्य को लोग एक ही चीज़ मानते हैं कि अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या ऐसा कुछ। तो ब्रह्मचर्य पे आप थोड़ा सा कि ब्रह्मचर्य मेन क्या होता है? जैसे ब्रह्मचर्य का नाम ही डिफाइन कर रहा है, ब्रह्म जैसा आचरण। हाँ जी। आचरण मीन्स अपना लाइफस्टाइल, अपना करैक्टर, लाइफ, उसमें करैक्टर भी आ गया, उसमें लाइफस्टाइल भी आ गया। पूरी लाइफ में आपने आचरण ऐसा रखना है, सीधा, स्पष्ट और प्योर, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर जैसे आजकल सेलिबेसी, अकेला सेलिबेसी को फॉलो करना नहीं है, सेक्सुअल अवॉइडेंस नहीं है, इसमें सारा कुछ आ जाता है। लाइफस्टाइल को भी अच्छे से, जैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, खान पान में, रहन सहन में, सेक्सुअल एक्टिविटी को भी आप अपने एज के अकॉर्डिंग करें ना, और अपनी जो आपके गृहस्थ जीवन में आपके जिससे मैरिज हुई उसी तक सीमित रहें। तो अदरवाइज तो आपको फिर बहुत सारी बीमारियों का जो आजकल फैली हुई है, बिल्कुल सर, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और बहुत सारी इस तरह की अनअवेयरनेस की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हाँ, वो भी प्रज्ञा अपराध है। जैसे मैंने बताया कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं लोग। जी सर। तो उसी से बीमारियां नई नई फैल रही है। जी, मतलब आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप साधु बन जाओ, एक प्रॉपर आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफस्टाइल को। गृहस्थ जीवन आप मेंटेन करो, गृहस्थ जीवन जियो और अपना प्योर रहो, इधर उधर मत जाओ। जी सर, इसी के साथ हम जो थोड़ा सा लंबा हो गया डिस्कशन, बट लास्ट में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि जो ट्रीटमेंट होता है, जो आयुर्वेद में हम ट्रीटमेंट मानते हैं,
उसके चतुष्पाद जो हम मानते हैं कि 4 बेसिक्स कि उनके साथ ही जो ट्रीटमेंट होता है वो कंप्लीट होता है, तो उस पर आप थोड़ा सा हमें अगर बता दें। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी पैथी में देखिए, पैथी में कमी नहीं होती। जैसे आयुर्वेद की पद्धति है उसमें कोई कमी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो सकती है जी। तो वो रिजल्ट नहीं आता। आयुर्वेद की जैसे कई बार कहते हैं ना, मैंने फलाने आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाई ली थी आयुर्वेद की, उससे मुझे रिजल्ट नहीं आया, इससे रिजल्ट आ गया। वो कैसे? उस आयुर्वेद में तो कोई कमी नहीं है। तो कमी कहाँ पे हुई, मैं उसका बताता हूँ कि चिकित्सा के चतुष्पाद आयुर्वेद में बताए गए। चतुष मतलब 4। सबसे पहले जो है डॉक्टर जो है वो अच्छी तरह से उसको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, उसने पढ़ा हुआ हो, उसने देखा हुआ, प्रैक्टिकली पेशेंट भी देखे हो, उसको एक्सपीरियंस हो, उसको नॉलेज हो, थ्योरी भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। तो उसको औषधियों की भी नॉलेज हो कि कौन सी औषधि जो है, कौन सी मेडिसिन कब कितनी डोजेज में, किस प्रकृति एनालिसिस करना आता हो। तो ये सब चीज़ें, और पेशेंट को वो एक ऐसी भावना से ट्रीट करे जिससे वो पेशेंट उसको ऐसा लगे जैसे वो मेरा फैमिली मेम्बर है। अगर वो उसकी भावना में भी कमी आ गई तो भी वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। एक अपनेपन के साथ उनको अपनेपन के साथ ठीक करे, अपना समझ, अपना परिवार का, अपना पुत्र समझ के। आयुर्वेद में लिखा है पुत्रवत चिकित्सा करें। तो अपना बेटा सबसे प्यारा होता है, अपना बेटा या बेटी। एक पुत्र जो है वो बेटी के लिए भी पुत्र शब्द आयुर्वेद में बताया गया। तो अपनी संतान जो है सबसे प्यारी लगती है। तो पेशेंट चाहे 80 साल का है, चाहे 90 साल का है, आपसे बड़ा भी है, तब भी आप उसको पुत्रवत चिकित्सा करें। ठीक है। तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड हो गया, उसकी नॉलेज के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसकी इंटेंशन के ऊपर कि उसकी सोच कैसी है। उसके बाद आ गया जो पेशेंट है। हमने तो चलो बड़े अच्छे से आपको दवाई दे दी, आपको बड़ा अच्छे से अटेंड कर लिया, और पेशेंट जो है उसका विश्वास ही नहीं है। पेशेंट बाहर जाके दवाई नहीं लिया, पेशेंट जो है वो डॉक्टर कहता है यार ये डॉक्टर नहीं ठीक या पेशेंट कहता है ये आयुर्वेद की पैथी नहीं ठीक, है ना। तो विश्वास ही नहीं है, तो वो अपना दवाई लेगा और घर जाके रख देगा, या थोड़ी बहुत खाएगा, नहीं मेरा कुछ नहीं, मैं तो एलोपैथी में ठीक हूँ, या मैं किसी होम्योपैथी में ठीक हूँ, या मैं अपने आप करूँगा कुछ नहीं, या मैं परहेज नहीं कर सकता, या टाइम से मैं लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकता। मैं ये सब चीज़ें पेशेंट के ऊपर डिपेंड है। पेशेंट जो है वो पेशेंट अगर स्ट्रांग हो, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो, टाइम से दवाई खाता हो, डॉक्टर की बात मानता हो, तो ये सब उसके पेशेंट के गुण हैं ठीक होने के लिए। मतलब यहाँ भी पेशेंट को अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए। बिल्कुल। और भरोसा करना चाहिए डॉक्टर पे। वो बीमारी क्यों आ जाए, तो मैंने अपने मन पे कंट्रोल नहीं रखा, कंट्रोल नहीं था, है ना। तो उसके बाद तीसरा है, डॉक्टर भी ठीक हो गया, पेशेंट भी चलो ठीक हो गया। अब तीसरा आ गया कि अगर जो औषधि है, जो मेडिसिन है, उसकी क्वालिटी। अगर डॉक्टर ने दवाई तो दे दी लिख के, पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं मिल पाई, डॉक्टर भी फेल, पेशेंट भी फेल, मेडिसिन ने कोई नुकसान कर देना। ये तो सर थोड़ा सा रीज़न है कि आजकल आयुर्वेद में भी लोग दवाई लेते हैं तो बोलते हैं कि आराम नहीं मिल रहा, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स बन गए हैं, कंपनीज बन गए हैं, लेकिन प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पा रही। तो ये आजकल बहुत ट्रेंड, क्योंकि आयुर्वेद आजकल प्रफुल्लित हो रहा है, तो सब लोग आयुर्वेद को दवाइयाँ बना रहे हैं। तो जो मैंने भी दवाइयाँ बनाई थी किसी समय में, जब मैंने शुरू किया था, तो मेरा पर्पस ये था कि मैंने अपने पेशेंट के लिए दवाई बनानी, चाहे वो महंगी बने या सस्ती बने या जैसी बने। कि जब मेहमान आता है घर में तो हम उसको कुछ खीर खिलाना चाहते हैं, तो हम अच्छी से अच्छी खिलाएं, है ना, सोचते नहीं ना। तो मैंने अपने पेशेंट के लिए, जो बीमार है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी उसका अगर अच्छी चीज़ दे दो उसको ठीक कर दो बस। तो मेरी तो इंटेंशन ये है कि वो ठीक हो जाए किसी तरह। मतलब दवाई जो बन रही है या दवाई बनाने का पर्पस भी बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप पेशेंट को ट्रीट कर सकें, दवाई का यूज हो सके। तो ये तो हो गया औषधि के ऊपर। चलो ये तो हो गई कि दवाई, और दवाई जो है वो कहाँ से लाई गई है, किस इंटेंशन से लाई गई है, कौन लेके आया है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। किस ऋतु में और किस काल में वो इकट्ठी करेगी ये औषधि जो है, उसको कैसे प्रोसेस किया गया है, ये सबकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ये भी चलो दवाई भी हमने बहुत अच्छी दे दी। उसके बाद आ गया चौथा अटेंडेंट, परिचारक बोलते हैं उसको, नर्स बोलते हैं। अब डॉक्टर ने बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दवाई भी अच्छी दे दी और पेशेंट भी
विश्वास से खाने वाला है और वो खा भी रहा है, खाना भी चाहता है, जी। परंतु जो केयर टेकर है वो उसको टाइम से दवाई नहीं ठीक ना समझा नहीं पा रहा, कुछ डाइट नहीं उसको ठीक से दे रहा, जी, उसकी बात नहीं सुन रहा या वो उसकी बात, तो इस तरह से केयर टेकर, क्योंकि हल्की फुल्की बीमारी में तो पेशेंट खुद ले सकता है, बट अगर कोई बड़ी बीमारी है तो केयर टेकर का बहुत बड़ा रोल हो बिल्कुल जाता है। बहुत मोस्टली हमारे आयुर्वेद में ना ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो उनको केयर टेकर जी चाहिए होते हैं। जी, तो अक्सर हम लोग caretaker- देखते हैं कि या तो वो आयुर्वेद में बोलते हैं रिलीफ नहीं मिल रहा, या फिर सारी दवाइयों से परेशान होके वो आयुर्वेद में आते हैं। तो केयर टेकर की बहुत बड़ी भूमिका है, एक पूरा 25% रोल है, 4 पार्ट है। हाँ जी, 4 पार्ट है। तो इसके अलावा जो है आयुर्वेद में तो इतना व्याख्यान किया है कि दूत भी जो है, दूत मतलब मान लो पेशेंट बैठा बहुत दूर अपने घर बैठा है और उसने जो पेशेंट ने भेजा किसी दूत को अपने रिश्तेदार को भेज दिया, ये दवाई लेके आओ डॉक्टर साहब से, है ना, डॉक्टर साहब को मेरी कंडीशन बता के दवाई ले आओ। तो उस दूत की भी परीक्षा की जाती है, आयुर्वेद में लिखा है कि दूत कैसे कन्वे कर रहा है, बिल्कुल उसकी बीमारी को अच्छे से कन्वे कर पाना ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी, तो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है बिल्कुल, बट थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी आयुर्वेद का जो हमें आपने रोगों के कारण भी बताए, निरोग रहने के लिए भी आपने हमें जो टिप्स बताए, और मेन चीज़ जो सबसे अच्छी थी, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि जो पंच तत्व की थ्योरी आपने बताई कि उनसे हम जुड़े रहें। तो आपने जो भी हमें चीज़ें बताई कि हम ज़मीन से जुड़े रहें, तो हम नंगे पैर भी अगर घास पे चलते हैं उसका भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। जनरली भी हम सब जानते हैं कि उनका आँखों के लिए भी और हर चीज़ के लिए। तो आपके पॉइंट से जो हमें समझ आता है, अगर हम एक एंड निकालें तो कि हमें बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग, इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। डाइट को हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जो हमारी प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। वैसे तो आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, हम लिमिटेड कर नहीं सकते, बट अभी हम अपने डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू।